हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। लास्ट क्लासेज में हम लोगों ने एनपीओ के इंट्रोडक्शन और उसका एक मेन स्टेटमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में स्टडी किया था। आज हम लोग एनपीओ का जो एक सेकेंड इम्पोर्टेंट अकाउंट या स्टेटमेंट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। दैट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में आज हम लोग इसे आते हैं। हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है इसके बारे में स्टडी करते हैं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसे कि नाम से क्लियर है, सारे इनकम्स और सारे एक्सपेंडिचर्स को डिटेल दिखाने वाला, दर्शाने वाला जो अकाउंट है और जो किसी एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है वही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे हिंदी में आय व्यय खाते कहते हैं। डेफिनेशन पे आप चलें तो कह सकते हैं कि आय व्यय खाते ऐसे खाते जिसमें सभी आयगत प्राप्तियों और आयगत भुगतानों को जो चालू वर्ष से संबंधित हो को लिखा जाता हो तो उसे आय व्यय खाते कहते हैं, जो एक एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है। अगर आप इंग्लिश में ऐसा जाने तो दी अकाउंट्स इन विच ऑल दी revenue expenditures and all the revenue incomes related to current year are recorded and it is called income and expenditures account। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड सारे रिवेन्यू इनकम्स को लिखे जाते हैं और एनपीओ के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे हिंदी में आय व्यय खाते कहते हैं। अब चलते हैं इसके विशेषता के बारे में, दैट मीन्स फीचर्स क्या है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का सबसे मेन फीचर है कि यह एक रियल अकाउंट है, दैट मीन्स नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र खाते हैं और ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर हर साल पूछता रहता है। सेकंड कि इसके डेबिट बैलेंस को हम लोग डिफिसिट कहते हैं और क्रेडिट बैलेंस को सरप्लस कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनकम्स ज्यादा रहेंगे, डेबिट साइड ज्यादा रहेगा तो वो डिफिसिट होगा और क्रेडिट साइड अगर ज्यादा रहा तो वो सरप्लस होगा। नेक्स्ट, इसमें ओनली एंड ओनली करंट ईयर के आइटम जो रिवेन्यू आइटम्स हो उसको लिखा जाता है। ओनली करंट ईयर्स के जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और रिवेन्यू इनकम्स हो उनको लिखा जाएगा। नेक्स्ट, इनका विशेषता या फीचर्स ये है कि इसमें कैपिटल आइटम्स नहीं लिखे जाते हैं, ओनली रिवेन्यू आइटम्स, और सारे नॉन कैश और क्रेडिट आइटम्स को भी लिखते हैं। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी इसमें शामिल किए जाते हैं, जैसे कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और मटेरियल्स और मेडिसिन और जो भी उसको भी लिखे जाएंगे, लेकिन रिवेन्यू होना चाहिए। साथ ही साथ नॉन कैश आइटम को भी इसमें लिखते हैं। नॉन कैश जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर्स एज लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस, कमीशन, ईटीसी, इसको भी लिखा जाएगा। जैसे डेप्रिसिएशन है उसको भी लिखा जाएगा, प्रोविजंस हैं इनको भी लिखा जाएगा। तो दैट मीन्स इसमें नॉन कैश को भी लिखे जाते हैं और क्रेडिट भी आइटम्स इसमें लिखे जाते हैं। नेक्स्ट, ये एक एनपीओ के द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी बात आप लोग जान ले। तो इसके जो ये मेन फीचर्स हैं जो मैंने आपको बताया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये एनपीओ इस अकाउंट को बनाते हैं और इस अकाउंट के माध्यम से जो सरप्लस या डिफिसिट निकलते हैं उसको हम लोग बैलेंस शीट में ले जाते हैं। तो ये अगर सरप्लस निकला, दैट मीन्स अगर क्रेडिट साइड ज्यादा रहा, इनकम ज्यादा रहा एक्सपेंडिचर पे, तो सरप्लस होगा और वो सरप्लस को हम लोग बैलेंस शीट में ले जाते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। सरप्लस दैट मीन्स अधिक, अगर संस्था को एनपीओ को अधिक होता है, मतलब बेनिफिट होता है, फायदा होता है, तो वो सरप्लस नाम दिया जाता है उसका और उसको बैलेंस शीट में ले जाके कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि उससे कैपिटल इंक्रीज होती है, कैपिटल फंड इंक्रीज होती है। और इसके अपोजिट अगर एक्सपेंडिचर शायद ज्यादा रहा, दैट मीन्स ये हुआ कि अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा हुआ तो वो डिफिसिट होगा, दैट मीन्स घाटा होगा और उसको घाटा मान करके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाकर के कैपिटल फंड में से लेस कर दिया जाता है, दैट मीन्स घटा दिया जाता है। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के मेन फीचर्स हैं और इसका इंट्रोडक्शन है जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस एनपीओ में जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बनाने के लिए पूछते हैं, इसीलिए आपको इस पर ज्यादा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और किसके द्वारा बनाया जाता है। और इसके डेबिट साइड में सारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स और क्रेडिट साइड में सारे रिवेन्यू
इनकम्स को लिखे जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बारे में हो गया। अब बैलेंस शीट क्या होता है? बैलेंस शीट कोई विशेष नहीं है। जैसे कि कोई ट्रेडिंग कंसर्न में बैलेंस शीट बनता है, जस्ट लाइक वैसे ही एनपीओ में भी बैलेंस शीट बनता है। उसमें भी लायबिलिटी साइड और एसेट साइड होते हैं। लेफ्ट साइड लायबिलिटी साइड और राइट साइड एसेट साइड होते हैं। और इसमें कैपिटल की जगह कैपिटल फंड यूज किया जाता है, क्योंकि ये किसी का अपना संस्था नहीं होता है। इसमें कोई मालिक नहीं होते हैं, बल्कि जो होते हैं वो सदस्य होते हैं। और इसके जो फंड, जो कोष होते हैं, उसको कैपिटल फंड नाम दिया जाता है, क्योंकि इसके पैसे जो फंड हैं उससे उसके संस्था का ही काम किया जाता है, किसी का अपना नहीं होता है। इसीलिए इसको कैपिटल फंड नाम दिया गया है। और बैलेंस शीट में वही एसेट्स और लायबिलिटी साइड होते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग कंसर्न में होते हैं, और कोई खास अंतर नहीं है। तो बैलेंस शीट और ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में आप समझ ही गए होंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ गए होंगे। अगर बाय द वे आपको कोई क्वेश्चन हो या ना समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप या फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।